बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब, मलिक साहब, नदीम भाई, जमात इस्लामी हिंद के सभी साथी, आप सबको सलाम, नमस्कार। आपने बहुत ज़्यादा परिचय दिया मेरा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपके बीच का ही एक चेहरा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आपके बीच का ही एक इंसान हूँ, आपके बीच का एक चेहरा हूँ, आपका भाई हूँ। आज जो चीज़ मुझे कही गई है जिस टॉपिक पे बात करने के लिए, वो काफ़ी बड़ा और बहुत ही संजीदा और बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जिस पे आज बात की जानी शायद पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मैं इस पे जो बात कहूँगा वो बात ज़्यादातर पॉइंट्स रखूँगा अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा बात को बढ़ाते ना हुए पॉइंट्स में बात करूँगा। मेरे जो पॉइंट्स हैं वो दो तरह के हैं, ये मैं शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ। एक वो जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने काम किया है, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, उससे जो मुझे सीखने को मिला है। दूसरा वो जो जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो अवेलेबल हैं। जब हम बात करते हैं नफ़रत की, डर की, और देखते हैं कि ये समाज में कैसे फैल रहा है, जब हम डर से रूबरू होते हैं तो डर के बहुत सारे मतलब होते हैं। डर का एक मतलब तो वो है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अंधेरे से भी डर लगता है। उसको ये लगता है कि अंधेरा है, वहां कुछ भी हो सकता है, और इसलिए वो अंधेरे से डरता है जब तक रोशनी वहां ना आ जाए। लेकिन जैसे ही रोशनी आ जाती है उसका डर खत्म हो जाता है, या उसका हाथ पकड़कर कोई चलने वाला मिल जाता है तो उसका डर खत्म हो जाता है। डर का ये अनुभव हम में से शायद सबने किया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे का अनुभव नहीं है। ये जो बात है ये बेहद ज़रूरी बात है कि जब तक अंधेरा है तब तक तो डर हो सकता है, लेकिन जैसे ही उजाला होगा वैसे ही वो डर का खात्मा ज़रूरी है, निश्चित है। अब ये उजाला और अंधेरा, ये आप बहुत तरह से इसको देख सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई इसको नॉलेज के रूप में इंटरप्रेट कर सकता है कि जैसे ही हमें कोई ज्ञान मिलेगा। कोई इसको ये कह सकता है कि जैसे ही हमें कोई ऐसा साथी मिलेगा जो हमें राह दिखाने वाला मिल जाए। इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो शायद बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारे मजहबों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, जबान एक साथ जिंदा है, जहाँ पे बहुत सारे तरह की संस्कृतियां एक साथ रह रही हैं, तो शायद आपका जवाब यकीनन होगा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और अगर मैं फिर से पूछूं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां पे धर्म, जाति, भाषा, जबान, संप्रदाय, ऐसे तमाम मुद्दों पे हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, आपस में झगड़े हैं, गलतफहमियां हैं, तो भी शायद आपका जवाब होगा भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। ऐसा क्या है इसमें? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, जो हमको जोड़ती है, वही कहीं ना कहीं हमारी एक कमजोरी भी है, या उसका फ़ायदा जो लोग उठाना चाहते हैं वो उन चीज़ों को, आपकी पहचान को अलग बताकर उठाते हैं और दो अलग अलग पहचानों में झगड़ा कराते हैं। वो पहचान कुछ भी हो सकती है। आज हर एक इंसान अलग अलग पहचान लेके घूम रहा है, चाहे वो आप हों या मैं हूं, सबकी पहचान अलग है। और हर इंसान के पास बहुत तरह की पहचान है। वो इंसान है, वो किसी धर्म या जाति का इंसान है, फिर वो जाति का इंसान है, फिर वो किसी मुल्क का बाशिंदा है। मतलब
नेशनलिज्म की बात अलग हो गई, उसके कास्टिज्म की बात अलग हो गई, उसके रिलीजन की बात अलग हो गई, वो किस क्षेत्र का रहने वाला है इस पे भी बात है, वो उसके रीजन की बात अलग हो गई। तो आप पहले से इतनी पहचान अपने आप में समेटे हुए हैं। अब वो पुरुष है, महिला है, आदमी है या औरत है, ये भी उसकी एक पहचान है, और इस पे भी दुनिया में झगड़े हैं। तो झगड़ों की जो वजह हैं, जो नफरत या डर का जो माहौल है, वो ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में होता है या होता रहा है, वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है। कहीं ब्लैक लाइव्स मैटर्स के रूप में है, तो कहीं अफ्रीका में जो है रेसिज्म और अलग मुद्दों के रूप में है। हिंदुस्तान में वो ज़्यादा है, यकीनन ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि यहाँ पे हमारी पहचान बहुत अलग अलग है और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? क्या ऐसा ही है कि ये जो पहचान है ये ही हमारे झगड़े का कोई कारण है, खाली यही वजह है, या कुछ और भी बातें हैं? या सिर्फ ऐसा है कि जो पहले से गलतफहमियां चली आ रही हैं सिर्फ वही इसकी वजह है, या ये बढ़ती जा रही हैं? इसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा। अच्छा, आंकड़ा बताने से पहले मैं एक ये भी बात कहूंगा कि एक जो डर है वो सबसे बड़ा जो उसका रीज़न वो ये है कि आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे मैंने अंधेरे और उजाले की बात करी, आज मैं जिस जगह पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, जमाते इस्लामी हिंद का ये ऑफिस जहाँ से मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ कई बार, और इसलिए मैं बड़ा सहज हूँ, बहुत आसान है मुझे यहाँ पे आना और मैं आ सकता हूँ कभी भी। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज जो ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको पता है, जो आज भी शायद डरते होंगे इन इलाकों में आने से। रातों में मैं घूम सकता हूँ कभी भी, उनका क्या डर है? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? इंसान रहते हैं। उनका ये डर है कि इस अंधेरे को उन्होंने उजाले में देखा नहीं है, वो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है कभी, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। खैर, मैं आंकड़ों की बात कर रहा था कि ये जो डर और नफरत है ये पहले से है या बढ़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संस्था है, उसका एक आंकड़ा है। वो कहते हैं कि सन 2015 से 2018 के बीच 712 ऐसे वाक़ये हुए जिसमें नफरत के कारण हिंसा को जन्म दिया गया। उनका कहना है कि अकेले सन 2018 में 218 ऐसे मामलात थे जिसमें 150 के आसपास दलितों के खिलाफ, 50 मुस्लिम्स के खिलाफ, 40 औरतों के खिलाफ और 8 क्रिश्चियंस, आदिवासीज इनके खिलाफ। और इसमें जो सबसे कॉमन हेट क्राइम था वो था, एक तो काउ रिलेटेड वायलेंस, यानी कि जो गाय की रक्षा के नाम पे गौ सेवकों ने जो उत्पात मचाया था वो, और दूसरा ऑनर किलिंग्स, यानी कि अगर लड़का या लड़की एक दूसरे की जात या धर्म में शादी कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़े हैं। हेट क्राइम वॉच ये कहता है कि ऐसे अटैक्स जो किसी धार्मिक नफरत की भावना से किए गए, सन 2013 में सिर्फ 9 थे जो किए गए थे, जो बढ़ के 2018 में, अकेले एक साल 2018 में 92 ऐसे अटैक किए गए। ये आंकड़ा है हेट क्राइम वॉच, 92 ऐसे अटैक, यानी कि पूरे एक डिकेड में, पिछले 10 सालों में सबसे अधिक 2018 में हो गए। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये बता रहे हैं कि ये जो डर और नफरत का माहौल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारी पहचानें अलग है या हमारे बीच में गलतफहमियां, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं और ये इस स्पीड से बढ़ रहे हैं जिसका परसेंटेज पिछले 10-20 सालों से बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से 2014 और उसके बाद से बढ़ रहे हैं। तो हम सबको मालूम है कि 2014 और उसके बाद से कौन सी ऐसी तब्दीली हिंदुस्तान में हुई है और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आज ये मुद्दा है कि मैं यहाँ खड़ा होकर डर और नफरत के बारे में बात कर रहा हूँ। शायद 2014 से पहले ये मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे थे,
उस समय हमारे पास मानवाधिकार के बहुत सारे इश्यूज थे, हम बहुत सारे और मुद्दों पे बात कर रहे थे, और ख़ास तौर से हम बॉर्डर इलाकों में जो ज़्यादतियाँ हो रही थी उनके खिलाफ बात कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आज हमारे इलाकों में, आज जिसको सो कॉल्ड मेन लैंड इंडिया कहा जाता है, आज हमारे इलाकों में, इन मैदानी इलाकों में आज आपस में ऐसा क्या हो गया, आज ऐसी कैसे नफरत बढ़ गई कि आज हमें इस मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है। और ये अचानक नहीं हुआ है, और ये नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये कुदरती नहीं है, ये किया गया है, ये आर्टिफिशियल है। अब इसके जो वजहें हैं, जो कारण हैं, एक कारण तो साफ ये है कि इसके पीछे नफरत का राजनीतिकरण है। नफरत राजनीति से लिंक्ड है, ये आप सबको पहले भी पता था, आज भी पता है, लेकिन आज आपको इसकी पहचान है, आज आपको ये पूरी तरह पता है। क्यों? क्योंकि आज जो लोग राजनीति में हैं वो इस बात से बिल्कुल घबराते ही नहीं कि वो कोई भी नफरत भरी बात कहीं भी कह सकते हैं। उन्हें इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उन्हें कोई शर्म नहीं है कि वो किस तरह के मुल्क में वो रह रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं। उनकी शर्म खो चुकी है। और इस बारे में अगर आप एनडीटीवी का आंकड़ा देखेंगे तो एनडीटीवी कहता है कि 2014 से 2018 के बीच लगभग 21 ऐसे वाक़ये हुए जब उसने देखा कि जो सो कॉल्ड वीवीआईपी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हेट स्पीच का काम किया, उन्होंने हेट स्पीच दी। और इन सो कॉल्ड में उसका आंकड़ा है कि 90% बीजेपी मेंबर्स थे जिन्होंने ऐसा किया। यूपीए 2 के दौरान उसके पास ये आंकड़े सिर्फ 21 थे। 2014 से 2018 के बीच ये आंकड़े 124 हो गए। ये आंकड़े हैं जो उस संस्थान ने जुटाए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब जो आज के हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें बिल्कुल इस बात की कोई परवाह नहीं है, और उनका कहीं ना कहीं इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि हमारे बीच जो हमारी पहचान है उसको उन्हें और ज़्यादा दूर करना है। उनको वो पहचान जो कड़ी हमें जोड़ने के काम आती है वो ये चाहते हैं कि वो उसको तोड़ने के काम आए, तोड़ने के काम आए, ताकि समाज का ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, और किसी एक पहचान वालों का वोट उनके पास आए और वो सत्ता में आ सकें, वो ताकत का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ये जो ताकत का इस्तेमाल है ये सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा है। आज हमारी दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। आज हम सारे लोग इस देश में, चाहे जितने भी ऐसे लोग हों जो निरक्षर हैं, साक्षर नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन सब लोग, आपको पता है कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें ज़रूर वो पढ़ते हैं। कोई जो कहीं नहीं पढ़ा है, वो भी जो लोग कहते हैं कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कहीं नहीं पढ़ा है वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई कर रहा है। वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई हो रही है उसमें जो चीज़ें उसके पास आ रही हैं, जो उसकी पढ़ाई के साधन उसके पास आ रहे हैं, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं इसका उसको अंदाज़ा नहीं है, और वो उससे पढ़ाई कर रहा है। इलेक्शंस जो 2019 के हुए आम चुनाव, 2019 के आम चुनावों में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क का एक रिसर्च है, उसने 1,09,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और उसने पाया कि हर 5 में से 1 मैसेज जो सर्कुलेट हुआ वो नफरत और डर को फैलाने वाला था। ये एक रिसर्च है जिसका आंकड़ा कोई ऐसा झूठा आंकड़ा नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय का रिसर्च है और उस भारत पे किया है, आम चुनाव के दौरान किया है। 1,09,000 यूजर्स के बीच वो आंकड़े हैं जिसमें हर 5 मैसेज पे 1 मैसेज नफरत और डर को बढ़ाने वाला, फैलाने वाला था। तो ये जो पूरी एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है इसके पीछे, एक तो सबसे बड़ा इसका कारण ये है। और इसमें एक पहले जो चीज़ें होती थी, डर और नफरत फैलती थी, वो र्यूमर से फैलती थी। उसके लिए लोग एक दूसरे से कहते थे, वो भी बहुत तेज होती थी। आपने देखा है कि र्यूमर्स पे दंगे तक हो गए हैं और दंगों में र्यूमर्स, अफवाहों की बहुत भूमिका होती है। लेकिन आज वो जो र्यूमर्स हैं, जो माउथ टू माउथ र्यूमर है, ह्यूमन टू ह्यूमन र्यूमर है, आज उसका स्थान टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। और क्योंकि उसका स्थान
टेक्नोलॉजी ने, तकनीक ने ले लिया है, इसलिए ऐसे लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस तरह के र्यूमर्स को, वायलेंस को, फियर को फैलाने में, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी एक टीम बना रखी है और वो पूरी एक टीम ओपिनियन मेकर टीम हो सकती है। आप में से जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उनको पता है कि आए दिन ट्विटर पे एक ट्विटर ट्रेंड नाम की चीज होती है, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो ट्रेंड करेगा। ट्रेंड वो सब्जेक्ट करता है जिस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। अगर हम इसको आइडियल रूप में, एक कैसा होना चाहिए था ट्विटर, उस रूप में देखें तो शायद ऐसा होना चाहिए था कि सचमुच के जो मुद्दे हैं जिस पे दुनिया भर के लोग कहीं से पढ़ के, कहीं से लिख के कुछ कंसर्न हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से अपने आप वो मुद्दा ट्विटर का ट्रेंड बन जाए, ऐसा शायद होना चाहिए था। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज वो ट्रेंड आर्टिफिशियल से वो डेवलप किए जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, उन लोगों के लिए भी जो आम लोग हैं, उन लोगों के लिए भी जो टेक्नो सेवी लोग हैं, उनके लिए भी, कि वो इससे मुकाबला कैसे करने वाले हैं। दूसरा ये होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हमको पता ही नहीं एक दूसरे के बारे में, और हम एक दूसरे के बारे में बहुत सारे मिथ्स मान के रखे हैं, बहुत सारे हमारे दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह हैं कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, कोई कहता है हिंदू ऐसे होते हैं। आप किसी भी सामान्य हिंदू वर्ग से पूछेंगे, उसके इंसान से पूछेंगे, तो उसकी तमाम धारणाएं हैं मुस्लिम्स के विषय में, और हो सकता है कि मुस्लिम समाज में भी ऐसी तमाम धारणाएं होंगी। जो लोग जानकार हैं, जो संपर्क में आए, जो पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच में हैं। तो एक भले ही छोटी वजह हो, लेकिन एक ये भी वजह है जो इसमें सहयोग करती है, क्योंकि ये शुरू से बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है, और ये डीप रूटेड हो चुकी है उनके दिमागों में। पहली बात तो ये है। दूसरा यह है कि जो मैंने सोशल मीडिया का बताया, कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के और कुछ भी लिख सकता है, और वो पूरी दुनिया को अपनी राय दे सकता है। और ये राय इतनी रिएक्शनरी हो गई है, इतनी ये तात्कालिक हो गई है कि सबको तुरंत राय देनी है। कोई भी मुद्दा हुआ और राय देनी है, उनको पता नहीं है उस मुद्दे के बारे में, ना उन्होंने उसका एनालिसिस किया है, ना ठीक से पढ़ा है, लेकिन कुछ हुआ और राय देनी है। और वो जो एक्सपर्ट बनने का या एक माउथपीस, स्पोक्सपर्सन बनने का जो एक लोगों के अंदर एक कह सकते हैं कि चलन आ गया है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक्सपर्ट बन जाए, वो कुछ ना कुछ राय देने लग जाए। तो इसका जो फायदा है वो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, क्लेवर ग्रुप्स हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरह के सत्ताधारी लोगों के साथ मिलकर उसका फायदा उठा रहे हैं और उससे फायदा ले रहे हैं। इसको हम डिजिटल हेट कल्चर के रूप में मान सकते हैं कि ये एक डिजिटल जो कम्युनिटी है या दुनिया है, उसमें भी एक हेट कल्चर जो है वो आ गया। तीसरा जो इसका कारण है, वो कारण ये है कि सचमुच की जो मीडिया होनी चाहिए थी, उसकी जो स्थिति है वो आप सब लोग आज जान रहे हैं कि मीडिया की स्थिति क्या हो गई है। रवीश कुमार जी ने उसका नाम गोदी मीडिया दे दिया है। तो वो सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं है, वो मीडिया शायद ऐसी हो चुकी है जिसको सिर्फ किसी एक व्यक्ति या सिर्फ किसी एक संस्था या संगठन या पैसे, सिर्फ इसकी तरफ झुकाव नहीं है, बल्कि उसको तमाम ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है, या उसके अंदर से डर निकल चुका है कि उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई भी होगी। आज वही मीडिया है जो पूरे मुल्क में लोगों को एंटी नेशनल के नाम से बोल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से बोल रहा है, अर्बन नक्सल्स के नाम से बोल रहा है, माओइस्ट के नाम से बोल रहा है, नक्सलाइट के नाम से बोल रहा है। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है। किसी व्यक्ति को एंटी नेशनल हम कब बोल सकते हैं? जब कोर्ट उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह साबित कर दे। राष्ट्रद्रोह का एक एक्ट है जो 124A है, सेडिशन का एक्ट, वो लगा भी हो, जब तक कोर्ट उसको साबित नहीं कर रहा, न्यायालय उसको साबित नहीं कर रहा, तब तक मीडिया कैसे कह सकती है कि कोई एंटी नेशनल है? क्या ये हमारे मानवाधिकारों का हनन नहीं है? क्या ये संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना, वायलेशन नहीं है? ये है, लेकिन अफसोस यही है कि ये खुलेआम हो रहा है, खुलेआम चल रहा है।
तीसरी बात है कि जो इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता है, हमारी एक दूसरे के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, वो संवेदनाएं क्यों खत्म हो रही हैं? कल मैंने एक अखबार पढ़ा। अब ये संवेदनाएं मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम या उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं एक जनरल भी बात कर रहा हूँ कि संवेदनाएं कैसे खत्म हो रही हैं और उसमें स्टेट का जो रोल है, जो राज्य का रोल है, वो कैसे प्रभावी हो रहा है। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और मुझे इतना दुख हुआ उसको पढ़कर। एक बच्ची है जो माइनर है, 14 साल की बच्ची है, रोहिंग्या है। वो म्यांमार से चली है अपने माँ बाप के साथ कुछ साल पहले। उसके माँ बाप बिछड़ गए, वो बांग्लादेश छूट गए और वो आज भी बांग्लादेश में रिफ्यूजी है। वो बच्ची मणिपुर पहुंच गई, वहां से असम पहुंच गई और वहां पे उसको एक एनजीओ है, उसने शेल्टर भी दे दिया। आज उसको शेल्टर लिए हुए 2 साल हो गए और 2 साल बाद हमारी सरकार ने एक आदेश निकाला कि उस बच्ची को वापस म्यांमार की अथॉरिटीज को सौंप दिया जाए। अब आप सोचिए कि एक 14 साल की बच्ची, और वो भी इस वक्त में जब म्यांमार में आपको सबको पता है मिलिट्री कूप हुआ है और वहां पे सैकड़ों लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। उस वक्त उस बच्ची को अगर हमारी स्टेट अथॉरिटीज उस शेल्टर होम से ले जाके और बॉर्डर पे छोड़ रही हूँ, और तब जब उसके माँ बाप उस देश में ना हो, उस मुल्क में ना हो, वो भी कहीं रिफ्यूज हो किसी तीसरे देश में, क्या स्थिति है? क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? खैर, आज उसकी फिर से एक रिपोर्ट आई कि म्यांमार के अथॉरिटीज ने उसको लेने से मना कर दिया, तो इसलिए सरकार को मजबूरन उसको वापस लाना पड़ा। लेकिन ये जो घटना है कि उसको ले जाने की जो बात है, ये जो असंवेदनशीलता है, ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ से, ये इतनी असंवेदनशीलता कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है। ये डिसीजन किसी इंसान का तो नहीं था, इसमें कोई इंसान तो शामिल नहीं था, इसमें तो स्टेट शामिल है डायरेक्टली। स्टेट कह रहा है कि आप ले जाइए, जबकि स्टेट को पता है कि वहां पे क्या चल रहा है, उसके बाद भी वो कह रहा है। आपको पता है कि म्यांमार में जो इस समय मिलिट्री कूप चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग वहां से रिफ्यूज लेके भाग के आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, बॉर्डर्स पे। उन बॉर्डर्स पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोग आए हुए हैं और हमारी संस्कृति इनके साथ जुड़ी हुई है, हम उनको कैसे रोकें, हम उनको आने देना चाहते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय कहता है कि नहीं, आपको बिल्कुल कड़ा निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति वो इस सीमा के अंदर नहीं आएगा, चाहे जो भी स्थिति हो। तो जब ऐसे वक्त में, जब हम एक पूरे मुल्क के रूप में इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि हमारे अंदर इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि हम किसी मानवीय आधार पर किसी को कोई सहायता पहुंचा सकें, ना तो बाहर के व्यक्ति को, ना अंदर के व्यक्ति को, तो इसका मतलब कि ये जो पूरी मशीनरी है, और जब मशीनरी की बात करते हैं तो इस मशीनरी को आप देख रहे हैं कि ये मशीनरी सिर्फ सरकार की मशीनरी नहीं है, ये मशीनरी सिर्फ नेताओं की मशीनरी नहीं है। ये जो मशीनरी है, इस जो आप कहते हैं डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के जितने पिलर्स होते हैं, जितने स्तंभ हैं, शायद हमने संविधान बनाते वक्त वो इमेजिनेशन, वो कल्पना की थी कि ये सारे पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे पे चेक और बैलेंस का काम कर सके। एक गलत हो तो भी दूसरा तो खड़ा रहे। लेकिन शायद हम अब उस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं जब हमारे सारे पिलर्स शायद आपस में जुड़ चुके हैं और वो एक साथ खड़े हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, और चाहे वो गवर्नमेंट हो। और इसलिए ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, बहुत ही ऐसा दौर है जिसमें आपको ज़रूरत है ये जानने की कि आपको लड़ना कैसे है। जाहिर सी बात है कि लड़ना भी हिंसक रूप से नहीं है, लड़ना आपको डेमोक्रेटिक तरीके से ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी को आपने फॉर्म किया है, वो आपसे फॉर्म हुई है, आपसे बनी हुई है। तो अगर सरकार को नहीं मालूम कि डेमोक्रेसी क्या है, तो जनता उसको बताएगी कि डेमोक्रेसी क्या होती है। और जनता से जो लोग जाएं, वो ये तय करें कि यही डेमोक्रेसी है। और आपने देखा कि इसलिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसने ये सिद्ध किया है, साबित किया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, और उसने पूरी दुनिया को बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। आपने एंटी सीएए मूवमेंट को देखा, आपने देखा कि किस तरह जगह जगह पे ये आंदोलन चला,
नागरिकता कानून के खिलाफ चला। आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट को देखा जो भी चल रहा है। ये सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं, ऐसे आंदोलन हैं जो आज़ाद भारत में आज तक शायद इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए। इमरजेंसी का आंदोलन मैंने नहीं देखा, उस समय मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, लेकिन मुझे दुख जरूर है कि सरकार ने ऐसा किया कि इतने बड़े आंदोलन यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी और गर्व भी ज़रूर है अपने इस लोकतंत्र पर और इस देश की जनता पर कि वो किसी भी चीज़ के खिलाफ खड़ी हो सकती है, जमहूरियत के हक में, डेमोक्रेसी के हक में, और वो इन आंदोलनों को चला सकती है। वो बता सकती है कि असली सरकार जनता है, ना कि वो सरकार जो 5-5 सालों के लिए चुनी जाती है और आती जाती है। और आपने ये भी देखा कि जो स्टेट मशीनरीज हैं उन्होंने कैसे इस आंदोलन का भी उपयोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए किया, अपने पोलराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए किया, कैसे इस डर और नफरत के माहौल को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया गया। आपने ये भी देखा कि इसमें जो लोग शामिल हुए उनको किस किस तरह से प्रताड़नाएं दी गई, टॉर्चर किया गया। और इसमें से बहुत सारे लोग, कई का आप नाम जानते हैं, कई का आप नाम भी नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जेलों में हैं। उनके ऊपर ऐसे कानून लगा दिए गए, सेडिशन तो अलग कानून है, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। और यूएपीए सिर्फ यूएपीए नहीं है, यूएपीए में बदलाव किए गए। यूएपीए में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए ताकि किसी को भी बेल ना मिल सके, जमानत ना मिल सके। एनआईए कानून में बदलाव किए गए ताकि बहुत सारे प्रदेशों में जो जांच की जा रही है उससे स्टेट पुलिस के बजाय जांच एनआईए के हाथ में आ सके। इतनी पावर्स दी गई एनआईए को। एनआईए के पास आज ये पावर है कि वो स्टेट में जाके जांच कर सकता है, वो रेड कर सकता है, छापा मार सकता है, और उसको लोकल पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो पावर्स हैं, तो इस तरह से पूरी मशीनरी में एक बदलाव किया जा रहा है। और वो जो बदलाव है वो किया तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जा रहा है, लेकिन उस बदलाव के जो बाकी जो नतीजे हैं वो हमारे समाज में एक अलग ही तरह का जहर घोल रहे हैं, क्योंकि उसके साथ जो टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें और मिल चुकी हैं जो उसके बारे में गलतफहमियां फैला रही हैं, वो उसके साथ चल रही है। अब बात आती है कि हमारा अपना क्या नेचर है, हमारा अपना क्या स्वभाव है। हमारा जो समाज है, दरअसल ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ें पहले से भी हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको समाज के तमाम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कई लोग तो उनसे ये भी पूछते हैं कि आप किस देश से आए, किस मुल्क से आए। अभी मैं हाल में त्रिपुरा के कुछ बच्चों से मिला जो त्रिपुरा के कुछ साल पूरे हुए हैं, शायद 50 साल या कुछ ऐसे पूरे हुए हैं। तो वो उसके लिए एक अवेयरनेस रैली लेकर निकले हुए थे, त्रिपुरा के लोग हैं। उनसे मैंने पूछा कि आपको कोई एक ऐसा अनुभव बताइए जो आपको लगे कि आपको मिला है इस यात्रा में। वो त्रिपुरा से निकल के वो पूरे देश की यात्रा करते हुए साउथ वगैरह से वापस वो दिल्ली आए थे, और दिल्ली से फिर जम्मू कश्मीर और वो सब होके वापस वो त्रिपुरा जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कोई एक ऐसा अनुभव बताइए जो आपको इस यात्रा में मिला हो। एक बच्चे ने कहा कि जो है सबसे बड़ा अनुभव मेरे लिए यह था कि मुझे पता नहीं था कि मेरे देश के लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से हूँ, और त्रिपुरा भी हिंदुस्तान में है। वो मुझे पूछते हैं कि मेरा चेहरा दूसरी तरह है, तो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं चीन से आया हूँ या मैं कहीं और से आया हूँ। तो वो इस बात से दुखी है कि वो इस मतलब कैसा पूछा जा रहा है उससे। तो ये जो हमारे बीच एक कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि हमारे बाहर कौन सी दुनिया है, और उसको जानना जो है कि हमारे आसपास कौन लोग हैं, हमारे बाहर जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, हमारा उससे कनेक्ट, एक जुड़ाव कैसे बन पाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो राजनीति में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। राजनीति में आपने दंगे भी देखे हैं, आपने 1984 के भी दंगे देखे, आपने 2002 का गुजरात का भी दंगा देखा, आपने हाशिमपुरा भी देखा, आपने दिल्ली के तत्कालीन राइट्स भी देखे। तो इस देश की जनता ने बहुत सारे ऐसे दंगे देखे हैं जिसमें उसको पता चल रहा है कि किस तरह से राजनीतिक शक्तियाँ इस नफरत का राजनीतिकरण करती हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि हम 1984 या 2002 के दंगों के और आज के दंगों में
या आज के इस समाज के माहौल में जो फ़र्क महसूस कर रहे हैं वो ये है कि वो जो माहौल था और आज जो माहौल है, आज मल्टीपल टाइम्स, कई सौ गुना ये माहौल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है, बहुत प्रभावी हो चुका है। अब बात ये आती है कि हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है, या हम थक हार के बैठ जाएं कि भाई सरकार कर रही है या स्टेट मशीनरी पूरी शामिल हो गई है, हम क्या करेंगे इसमें? बात वही है कि हम क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो यस, एक तो मेरा ये मानना है कि हम वो कर सकते हैं जो सरकार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हम जमहूरियत हैं। तो हम वो कर सकते हैं जो एंटी CAA आंदोलन ने किया, हम वो भी कर सकते हैं जो किसान आंदोलन में बैठे हुए और वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए उसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक वो तरीका है जो लॉन्ग टर्म है, एक लंबा प्रोग्राम है जो आपको करना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम है समाज और इंसानों में बदलाव का, इंसानियत को बढ़ाने का। क्योंकि उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप नाप नहीं सकते कि हमने कितने इंसानों का दिल बदल दिया, कितने इंसानों से हमने नफरत खत्म कर दी, ये शायद नापा नहीं जा सकता। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जो आपको करना पड़ेगा। और अल्ताफ हुसैन अली ने तो कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये स्टेबल, अस्थाई, परमानेंट काम है जिसको आपको करना है। और इसमें सबसे पहला काम यह है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अपने आप को देखें। सबसे पहला अपने आप को देखें कि हम अपने अंदर झांकें कि हमारे अंदर क्या है। क्या हमारे अंदर कोई ऐसा मिथ है किसी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में, और क्या हम उस मिथ को सही तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा यह है कि टॉलरेंस को डेवलप करना, हमें अपने अंदर एक सहनशीलता को डेवलप करना है, चाहे हम किसी भी मजहब के, किसी भी जाति के, किसी भी पहचान के हों, लेकिन एक जो टॉलरेंस है वो हमको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिल रहे हैं और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि उसमें शायद हम बहुत चीज़ें फिल्टर आउट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब अगर आप फिल्टर आउट करने की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा कि आप सब में से जिन लोगों ने भी साइंस पढ़ा है या विज्ञान के विद्यार्थी रहे या पढ़ा है, आपको पता है कि ऊपर वाले ने अब इस पे भी अलग अलग मत हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मानते हैं। कोई मानता है अल्लाह ने बनाया, कोई कहता है ईश्वर ने बनाया, कोई ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं मानते, वो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी है, वहाँ से बना। वो जिससे भी हुआ, मैं कहता हूँ जिससे भी हुआ, लेकिन जो भी चीज़ इस कुदरत में है उसमें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आवाज़ है जिसको हम कहते हैं साउंड, ध्वनि। आपको पता है कि आप दुनिया की सारी आवाज़ें नहीं सुन सकते। आप में से शायद उन लोगों को पता होगा जिन्होंने साइंस पढ़ी है, दुनिया की सारी आवाज़ें आप नहीं सुन सकते। आवाज़ की एक हर्ट्ज है, एक डिफाइन है, इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ आप नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ आप नहीं सुन सकते। यानी कि जो बहुत तेज वाली फ्रिक्वेंसी पे आवाज़ है वो भी आप नहीं सुन सकते, जो बहुत कम वाली फ्रिक्वेंसी पे आवाज़ है वो भी आप नहीं सुन सकते। इंसान को ऐसा बनाया गया कि इंसान सिर्फ एक लिमिट की जो आवाज़ है दुनिया की वही सुन सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो उससे ऊपर और उससे नीचे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। अब सोचिए कि शायद अगर आप सारी आवाज़ सुन रहे होते तो क्या होता। आप कभी सोच के देखिए कि आपके कान में हर वक्त एक आवाज़ आ रही हो तो क्या होगा आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो हाल इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ है, सोशल मीडिया का हुआ है, इंफॉर्मेशन का हुआ है। इंफॉर्मेशन का फैलाव इस हद तक है, ऊपर वाले ने तो बना दिया इस तरह से कि आप एक लिमिट की चीज सुन सकते हैं, बाकी चीजें फिल्टर आउट हो जाएंगी जो आपके काम की नहीं है। लेकिन हमने जो इंफॉर्मेशन पैदा करी, हमने उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया। आज आपको इंटरनेट पे इतनी चीजें अवेलेबल है
कि आपको किसी चीज़ के बारे में धारणा बनाते हुए कोई टाइम ही नहीं लगता। आप उसको आप देखें, आपने ट्विटर पे देखा, आपने फेसबुक पे देखा और आपके दिमाग में एक खाका बन गया, आपको व्हाट्सएप पे आया और बन गया। कुछ फिल्टर ही नहीं हो रहा, कोई फिल्टर नहीं है, आपने बनाया है। तो एक तो ये चीज़ है कि ये जो फिल्टर करने का तरीका है, ये आपके पास होना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपके पास आ रही हो, आप उसको देखें कि वो सही है, गलत है, उस पर सवाल करना सीखें। उसको जरूर कंफर्म करें एक बार कि क्या ये सही है। इसके अलावा जो हम छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने समाज में, अपने आसपास एक दूसरे से मिले जुले। हम जितना ज़्यादा मिलेंगे, हम साथ में बैठें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, घूमें, अलग अलग पहचान वाले लोगों से मिलें, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के साहित्य पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी कोशिशें लोग कर रहे हैं। कोई अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहा है, कोई बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। कोई, अभी मैं देख रहा था तो मुझे पता चला कि एक आबिद अलवी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा का उर्दू में कर दिया, खाली ये बताने के लिए कि उसमें लिखा क्या हुआ है। एक राजीव शर्मा नाम के आदमी है जिन्होंने प्रॉफिट की स्टोरीज कई सारी वो हिंदी में कर दी ताकि लोगों को पता लगे कि क्या है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी पहल है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा वो है जो गांधी ने कहा था, बी द चेंज, खुद बदलो। आपका जो मैसेज होना चाहिए दुनिया के लिए वो ये होना चाहिए कि बी द चेंज, हम बदल रहे हैं। हम ये हमेशा एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला बदलेगा, पहले हम खुद बदलें। हम बदलेंगे तो बाकी सब चीजें बदलेंगी। अब अलग अलग पहचान के नाम पे हमें घबराने की या झगड़ा करने की वो जो ज़रूरत है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर हम सच में ध्यान देंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, अब कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, किसी मुसलमान ने यहाँ पे खाना खाया, मैं नहीं खाना खाऊंगा। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। आपने पास्ट में भी देखा है, अनटचेबिलिटी पहले भी थी, कभी दलितों के लिए थी, कभी मुस्लिम्स के लिए थी, कभी आदिवासीज के लिए थी, कभी क्रिश्चियंस। अभी क्रिश्चियंस का आपके सामने एग्जाम्पल आया, नन 4 लोग थे, उसमें 2 नन्स थी, वो जा रही थी और ट्रेन से उतार दिया उनको। ये किस तरह की असंवेदनशीलता है या इनटॉलरेंस है, ये किस तरह का है? क्यों आखिर इतना एक्सट्रीमिज्म क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में? और वो भी तब जबकि हमारे जो भी मजहब हैं, धर्म हैं, वो सब बातें एक ही करते हैं। आप चाहे किसी की भी बातें देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह अल रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ गॉड द मर्सीफुल द बेनिफिशिएंट। कोई कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज फैमिली। कोई कह रहा है गॉड्स लव एंड बेनेडिक्शन वाज फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। वो कह रहे हैं कि सबके लिए है, ऊपर वाले का जो प्यार है वो सबके लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। वेदास कह रहे हैं कि एकम सद्विप्र बहुधा वदन्ति, यानी एक ही बात को जो विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, बहुत तरीके से कहते हैं। और अगर आप मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, आधुनिक भारत में, तो आपको पता चलेगा गांधी हैं, विनोबा है। विनोबा ने तो जय जगत का नारा दे दिया। वो तो कहते ही नहीं कि हमारी कोई पहचान है, वो तो कहते हैं पूरी दुनिया हमारी पहचान है, ये पूरी दुनिया के मैं साथ हूं। तो ये जो चीजें हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। एक तो एजुकेशन सिस्टम का जो बदलाव है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा फेल्योर हमारे लिए साबित हुआ है। क्योंकि एजुकेशन, जो स्कूल्स की जो एक इमेजिनेशन, जो कल्पना की गई थी, वो ये की गई थी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जातियों के होंगे, धर्मों के होंगे, वो एक साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और उनके बीच एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो बॉन्ड वो नहीं बन पाया क्योंकि एजुकेशन अब ट्रेड बन गया। अब बच्चे अपने स्टेटस सिंबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं है, सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सक्सेसफुल स्टोरी कहते हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ आने के लिए प्रेरणा देते हैं। गांधी और गफ्फार की कहानी आप सब ने सुनी है। गफ्फार खान और गांधी एक साथ बिहार के दंगों में घूमे और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा शांत कराया। गफ्फार खान 1969 में भी आए और यहाँ पे वापस उन्होंने इंसानी बिरादरी की स्थापना करी और अहमदाबाद में उस समय दंगे शांत हुए। तो ये जो हनक है, गफ्फार खान के उपवास पे बैठने पे दंगे खत्म हो गए, हिंदू और मुसलमान ने दंगा खत्म कर दिया। ये जो हनक है, ये कहाँ से आएगी? ये तब आएगी जब हम
ऑनेस्ट बनेंगे, जब हम उस चीज़ को एक किसी हक के साथ कह सकते होंगे। और सरकार का क्या है, सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन वो आने जाने में हमें यह तय करना है कि कौन आएगा और कौन जाएगा। जो राहत इंदौरी कहते हैं ना कि जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। तो वही वाली बात है, वो तो किराएदार हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन हमारा समाज बिगाड़ के ना जाए, हमारे समाज में वो जहर घोल के ना जाए, वो हमको तय करना है। और बहुत सारे ऐसे और भी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं जो चल रहे हैं देश में, बहुत सारे इंटीग्रेशन कैंप चल रहे हैं जो डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। डॉक्टर एस एन सुब्बा राव हैं, वो कोई भी कैंप करते हैं, वो उसमें बहुत सारे रिलीजन्स की प्रेयर कराते हैं, कोई भी बच्चे होते हैं वो सब रिलीजन की, और वो बताते हैं उसका मतलब, ताकि सबको पता चले कि सभी धर्मों में एक ही चीज़ कैसे बताई गई है और सब एक ही राह पे कैसे पहुंच रहे हैं, वो ये बताते हैं सबको। उनके कैंप में बच्चे एक साथ रहते हैं, अलग अलग जातियों के, धर्मों के। उन्होंने 5,000 लोगों का कैंप किया अभी 2-3 साल पहले, उसमें मैं भी गया, मैंने भी देखा बहुत सारे धर्मों जातियों के, पूरे देश से अलग अलग जगहों से बच्चे आ रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। क्या हम उस तरह के प्रयोग कर सकते हैं? एक तो ये है। और मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करूँगा कि क्या हमारा जो फ्यूचर है, अब इतनी बातें कहने के बाद शायद आपको ये लग रहा होगा कि क्या हमारा फ्यूचर बहुत डार्क है, बहुत अंधकार में है। मुझे लगता नहीं कि हमारा फ्यूचर अंधकार में है, क्योंकि ये हमें तय करना है कि हम किस फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। अभी हाल के लॉकडाउन के दिनों में जो कुछ चीज़ें हुई, जो मैंने देखी, तो एक तो ये हुआ कि मुस्लिम्स ने मलरकोटला में सिख किसानों के लिए लंगर लगाया, मुस्लिम्स ने। एक ये हुआ कि वैष्णो देवी श्राइन ने मुस्लिम्स को इफ्तार, जब लॉकडाउन में वो फंसे हुए थे तो इफ्तार कराया। एक वो हुआ कि मुस्लिम्स ने बेंगलोर में एक टेम्पल के किनारे ह्यूमन चेन बनाई ताकि भीड़ जो है वो लोगों को मार ना सके। एक ये हुआ कि सीएए के दौरान भी हिंदू और सिख लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई जब नमाज हो रही थी। एक वो हुआ कि दिल्ली की एक महिला सैफी नाम की, वो टेम्पल्स और मस्क दोनों को सैनिटाइज कर रही है। एक वो हुआ जहाँ पे एक हिंदू और एक मुस्लिम, अलग अलग घटनाएं हैं, जिसमें एक अपने दोस्तों का वो लास्ट राइट्स कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो हमें ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि समाज में सब कुछ अंधकार में है, ये हमारे अपने इंसानी जज्बात हैं कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। केरला में तो आज भी एक मस्जिद है जो एक हिंदू, उसके लिए वो प्रेयर ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि वो 18वीं सदी में 43 मुस्लिम्स वॉरियर्स के साथ शहीद हुआ था, और वो मस्जिद आज भी उस हिंदू सिपाही के लिए प्रेयर ऑर्गेनाइज करती है। इलियास शेख और नूरजहां का केस आपको पता है, मुंबई में आपने ये भी सुना कि अभी कैब ड्राइवर्स और जोमेटो को लेके भी बात हो गई। लोगों ने एक मुस्लिम्स और हिंदूज के नाम पे आपस में लड़ाई कर ली कि भाई हमें उससे खाना नहीं खाना, वो कहता है हमें उसके साथ नहीं चलना। मतलब ये अजीब सी बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जो है ऐसा भी हो गया कि इलियास शेख और नूरजहां जा रहे थे और वो उनके बीच में मतलब वो प्रेग्नेंट थी वुमेन, और उनको डिलीवरी हुई और वो एक पास के मंदिर में हुई, क्योंकि कैब वाला उनको ले जाने को तैयार नहीं था। कैब वाले ने बोल दिया कि हम नहीं करा पाएंगे, तो पास के मंदिर में हुई। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल ऐसी खौफजदा हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे सोचने की बात है। मैंने बात की थी, एक किया शेर नाम की महिला है, विदेशी महिला हैं, यूएस से आती हैं, फ्रांस से आती हैं। 26/11 के अटैक पे उन्होंने अपने पति को और अपने 13 साल की बच्ची को खो दिया। 26/11 के अटैक में, होटल ताज में जो अटैक हुआ था। लेकिन किया शेर ने कहा कि यह अटैक इसलिए किया गया है ताकि हमारे समाज में नफरत बढ़ जाए, ताकि लोगों का ये हो जाए कि वो पाकिस्तान या मुस्लिम्स इससे नफरत करने लग जाए। उन्होंने कहा मैं इस नफरत के सामने घुटने नहीं टेकने वाली हूँ, मुझे नहीं नफरत करना किसी से। उन्होंने कहा मैं अमन के लिए काम करूँगी। तो ये निर्भर करता है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमें आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि हमको इसका मुकाबला करना है, और हमको इसका मुकाबला हर स्तर पे करना होगा, अपने अंदर भी, अपने बाहर भी, और आर्टिफिशियल जो टूल्स हैं उसके जरिए भी। तो मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा, और मैं बोलूँगा कि भाई ग्रेटेस्ट पावर जो है वो पावर ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, जिसको हम सबको इस्तेमाल करना है ताकि वो इंसानियत के काम आ पाए। ये आपका मुल्क है, आप ही को इससे बनाना है और बचाना है, और मिलकर चलें, नफ़रत ख़त्म करें। शुरुआत यहीं से करें, आज और अभी से करें। बहुत बहुत शुक्रिया जमात इस्लामी हिंद और आप सभी लोगों का, और नदीम भाई, मलिक जी, वारिस साहब और आप सभी साथियों का शुक्रिया।